नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से जो वीडियो आप लोगों के सामने जो ला रहा हूं, मूल रूप से यह सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मगर स्कूली स्तर के विद्यार्थियों का और कुछ पेरेंट्स का निवेदन आया कि वह बहुत विस्तारित वीडियो है, थोड़ा सरल ढंग से और छोटा करके खंड करके वीडियो बना दिया जाए। तो आज का जो है पाठ है या यह वीडियो जो जाएगा ध्वनियों के उच्चारण स्थान से संबंधित, क्योंकि हम लोग जो ध्वनि यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वह कहाँ से उच्चरित होता है, घोष है कि यह घोष है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, इससे संबंधित प्रश्न अनिवार्यतः आना ही है। क्लास 6 से लेकर के वो आप उच्च स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसमें भी यह प्रश्न आना ही है। सूत्र दिया हुआ है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसमें को कंठस्थ कर लेना है और बच्चे भी कर लेंगे और अभिभावक भी कर लेंगे। अभिभावक किस लिए कि बच्चे को जो बताना होगा तो काम आएगा और आपके लिए भी काम आएगा। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब इस सूत्र को हम लोग जो है हल करें। अ दिया गया है तो अ का मतलब अ और आ, और इसके बाद कु दिया गया है। ये 5 जो सूत्र हैं 1 से लेकर के 5, तो देख रहे हैं कि दूसरा जो है कु चू टू तू पू है। कु चू टू तू टू तू पू। अब कुचू टू तू पू का फंडा क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अपने यहाँ एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए जिनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी और उस अष्टाध्यायी को उन्होंने सूत्र रूप में लिखा और सूत्र रूप में लिखने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र में ही सूत्र बनाए। तो जो वर्ण विचार जो हुआ तो वर्ण विचार करने के दौरान उन्होंने शिक्षा शास्त्र भी जो है लिखा। तो उसमें कैसे जो है कम अक्षरों में, शब्द नहीं अक्षर में काम चलाया जाए, तो जो 5 वर्ग हैं व्यंजनों के, जिसको क से लेकर के म तक, तो उसके लिए उन्होंने कुचू टू तुपू का सूत्र दिया। तो कु का मतलब हो जाता है क ख ग घ, यानी कि प्रति वर्ण का वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, कु चू टू तू पू के अंतर्गत आएगा। तो और चू का मतलब हो जाएगा च छ ज और झ। ये पूर्ण अक्षर में मैं लिख रहा हूं, आधा नहीं, चूंकि व्यंजन के साथ स्वर लगा रहता है अगर इस रूप में होता है तो और व्यंजन मूल रूप से स्वर रहित होते हैं, मगर जब उसका प्रयोग करते हैं तब उसमें हलंत लगाते हैं अगर आधा करना होता है तो, और अगर नहीं तो जो है स्वर युक्त रखते हैं। तो टू का मतलब वैसे ही होगा ट ठ ड और ढ। तू का मतलब हो गया त थ द ध, और पू का मतलब हुआ प फ ब और भ। ये क्या है, इस वर्ग के सामने, और इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण या स्पर्श वर्ण।
तो यहां आ गया कु का मतलब क्या हो जाएगा, क ख ग घ। तो कौन कौन सी ध्वनि, अ ध्वनि और अ से संबंधित अ का दीर्घ रूप आ, और कु का मतलब क ख ग घ। तो अ आ क ख ग घ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है। अब उसके बाद ह पड़ता है, तो ह का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा कंठ। अब उसी में विसर्जनीय नाम विसर्ग है। तो विसर्ग में, विसर्ग कैसे लिखते हैं, अ वाला जो है विसर्ग, तो तो अह यानी कि विसर्ग, यानी कि जिस वर्ण के साथ ये आता है, तो वहां पर विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है। तो विसर्ग का चिन्ह विसर्ग, तो ये कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ से। अब उसके बाद वैसे ही अब दूसरा सूत्र, ईचु यसाना तालु। तो ईचु का मतलब हो गया ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और उसके बाद चू का मतलब च छ ज झ, और उसके बाद क्या दिया है, य ध्वनि, य, और इसके बाद तालव्य श, य और श। इस ध्वनि, इसका उच्चारण कहाँ, तो तालु से, तालु से। तो इस तालु से उच्चारित हो रहा है ये, इसलिए इसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। और यहां पर कंठ से तो क्या कहेंगे, कंठ ध्वनि। अब इस आ जाए तीसरे सूत्र में, रीटु रसाणाम मूर्धा। री और री के का दीर्घ रूप भी होता है, यद्यपि इसका इस प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेखन में तो होता है मगर उच्चारण में र य र ल वाला र री के रूप में करते हैं। वैसे ही ट ठ ड ढ, रीटू, और उसके बाद क्या, र, और उसके बाद क्या बचा, आगे बढ़ा, मूर्धन्य श। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ होता है, तो जब अपने मुंह को जो है में जीभ को उलट करके जब भीतर की तरफ ले जाएंगे, तो जहां पर रुखड़ा और चिकना का जो मेल हो रहा है, तो जो बॉर्डर है वही मूर्धा है। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा से होता है। तो इसलिए इसको कौन सी ध्वनि कहेंगे, मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। तो री 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 ट ठ ड ढ र और श ध्वनि का उच्चारण मूर्धा से, इसलिए मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। अब वैसे ही ल, ली, तो यह जो है संस्कृत व्याकरण का में इसका जो है प्रयोग होता है और संस्कृत ग्रंथों में, मगर हिंदी में यह स्वर अब न रह करके व्यंजन ही बन गया है, ल में री लगा देते हैं, और इसका जो है दूसरा रूप भी होता है। तो ये संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए यह लाभदायक होगा। तो लिरी और लिरी, और उसके बाद तू का मतलब यही त थ द ध, और उसके बाद क्या हुआ, दंत्य स बचा, दंत्य स। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंता, दंत। तो इसलिए इसको कहेंगे कौन सी ध्वनि, दंत्य ध्वनि। अब आगे, उपुप धमानीय नाम ओष्ठ, उ, तो उ का दूसरा दीर्घ रूप भी होगा, तो उ, तो इसका और इसके साथ पू, उप में जो है उपधन, उपधन उपधमानीय ऐसे बना है, धमानीय। तो उ यहां पर पू हो गया। अब पू में जो है उ लग जाता है तो दुर्घु हो जाता है, इसलिए यह उपू हो गया है। तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ,
प फ ब भ और उपधमानीय ऐसे जो है लिखा जाता है। पुराने संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों में या संस्कृत के ग्रंथों में ये मिलता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। ओठ यानी कि ओष्ठ, और इसको ओष्ठ भी कहते हैं। तो इस ये ध्वनि कौन सी होगी? ओष्ठ्य ध्वनि होगी। तो ये स्पर्श वर्ण हो गए। अब स्पर्श वर्णों के बारे में हो गया। अब आगे देखें। अब हर एक वर्ग में पांचवा वर्ण भी है। तो जो पांचों वर्ग का क कु चु टु तु पु का जो पांचों वर्ग वर्ण है, तो कौन कौन है? अंग है, य है, अण, न और म। तो और उसके बाद जो है नासिका यानी कि अनुस्वार, तो अनुस्वार भी है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ है? तो नासिका है। नासिका यानी कि नाक से। तो इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। पूरी तरह नहीं, मगर नाक से अधिकांश मात्रा में ध्वनि निकलती है। ओठ या मुख विवर में जब अवरोध लगा देते हैं, वो घोष अघोष और प्राण में पढ़ेंगे, तो जब लगा देते हैं अवरोध, तो नाक से ज्यादा हवा निकलने लगती है। तो इसी को कहते हैं नासिक। अब इसी में आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे नासिक, अनुनासिक, अनुस्वार भी पढ़ेंगे। अभी इतना ही। अब वैसे ही ये दैतो कंठ तालु, ए दैतो, ए और आए, ए और आए। अब इसमें थोड़ा विचित्र है, इसको हम लोग जो है समझेंगे। एक बनता कैसे है? एक दो रूप हो गए। पहले तो ये जान लें कि एक दो रूप हो गए, ए और आए। अब ये बनते कैसे हैं? तो ए में अ में ई लगाते हैं। ये बनता कैसे है? अ में ई लगाते हैं। अ धन ई बराबर ए। ए तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? हम लोग देखें। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ। और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालु है। तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो हो गया ए दैतो कंठ तालु। वैसे ही ओ दौतो, ओ और औ, ओ और औ ध्वनि। ओ बनता कैसे है? तो ओ अ जोड़ उ बराबर ओ होता है। अ जोड़ उ बराबर ओ। अब अ का उच्चारण स्थान कहां पर है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। और उ का उच्चारण स्थान कहां है? उपधमानीय नाम। उ का उच्चारण स्थान ओठ है। ओठ या ओष्ठ। ओष्ठ। तो ये कौन सी ध्वनि होगी? ओ या औ, ओ और औ का उच्चारण कहां से होगा? यहां छूट गया था। औ का उच्चारण स्थान तो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ या ध्वनि को क्या कहेंगे? कंठोष्ठ ध्वनि। अब वैसे ही वकार से दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान, व की भी स्थिति कुछ भिन्न है। जो क्यों कि यह अंतस्थ है। अंतस्थ के बारे में बताया था कि जो न तो स्वर है और न पूरी तरह जो है व्यंजन ही है। संधि में कभी जो है स्वर की तरह व्यवहार करता है, कभी व्यंजन की तरह। और इसका उच्चारण स्थान के संबंध में यह है कि यह इन सबों से अतिरिक्त के अतिरिक्त है। तो इसका उच्चारण दांत और ओठ दोनों को मिला करके होता है। व का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ। कैसे इसका उच्चारण होता है इसको थोड़ा जान लें। तो जब जीभ को
और दोनों ओठ को जो है सटाते हैं और हल्का जो है जीभ ओष्ठ के पास ले जाते हैं, तब जो है जा करके वह ध्वनि उच्चरित होती है, मगर यह ब की तरफ बाहर पूरी तरह से नहीं निकलती है, भीतर ही रह जाती है। तो वह ध्वनि का उच्चारण क्या है? दंतोष्ठ्य है, दंतोष्ठ्य। तो मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा और आगे अब कोई भूल नहीं होगी, बशर्ते आप इसे रट लेंगे। वो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतने पर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा, फिर से इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।